चलिए, लाइव वाला सब भी मेरा टाइम से पहुंच जाता है, लाइव वाला लोग भी टाइम से आ जाता है। कल कल हमने आपसे बात किया, क्या क्या था ये? देखो, अभी बहुत बहुत आपके पास पर्याप्त समय है। फेज 5 में भी सुनो। हाँ, TR3 तो सबके लिए है ही। अभी बिहार सरकार भी एकदम फॉर्म में चल रही है। तेजस्वी को कैसे काउंटर किया जाए पॉलिटिकली, नहीं कैसे काउंटर किया जाए, अब कैसे ये लाइव चल रहा है, चलो बोलेंगे, लेकिन कैसे काउंटर किया जाए, बिहार से लेकर के और केंद्र सरकार तक कमर कस चुकी है। एक उसके साथ एक ही हथियार जुड़ गया, देखो एक किस्मत है। एक हथियार जुड़ जाता है रोजगार का और मुद्दे का, लोगों को भरोसा बन गया कि उस पर कि सच में ये अच्छा बोल रहा है। अब बिहार सरकार ने कहा है कि तुम्हारा सारा रिकॉर्ड तुरेंगे। TRE 3 भी कराएंगे इसी साल, TRE 4 भी कराएंगे और TRE 5 भी कराएंगे। है? हाँ, एक साल में 3 एग्जाम होना है, जून से लेकर के, और अंतिम रूप से जून से लेकर के नवंबर तक TRE 5 तक का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। अब बिहार पुलिस का भी डेट आ गया, अब दरोगा आने वाला है। अब नहीं तो कब होगा? दरोगा भी आने वाला है। अभी होगा ना? हाँ, तो एकदम सोइए, ऐसे ही सोइए, कुंभकर्णी नींद में सोइए। हाँ हाँ, नींद नहीं लग रहा है? वो तो चेहरा बता देता है कितना नींद लग रहा है, नहीं बताता है। हाँ, 4 घंटा ना। सुनो, रुको, अभी आ रहा है सब धीमे धीमे। ये बताओ, ये बताओ कि खूब सो लेना बढ़िया है कि नींदे नहीं आना अच्छा है? परीक्षार्थी के लिए क्या अच्छा है? सो लेना अच्छा है। अगर एक विद्यार्थी सिर्फ अपने जीवन को 3 खंड में बांट ले तो उसका जीवन धन्य है भाई। कि 8 घंटा पढ़े, 8 घंटा सोए, और 8 घंटा में संसारिकता को फरियाले और रिलैक्स रहे, तो भी वो एकदम एक बार में पास करेगा। फंडा है भाई, सीधी बात है। 8 घंटा कम थोड़े होता है। या 8 घंटा पढ़ ले, मैंने कोचिंग वोचिंग छोड़ के, कोचिंग काउंट मत करना उस 8 घंटे में। कोचिंग ये संसारिकता में है, इसमें कोचिंग है। जी हाँ, इसमें क्लास है। 8 घंटा खूब सोए, 8 घंटा में ये सब फरियाले, खाना पीना आप जाप सब दुनियादारी 8 घंटा, और 8 घंटा घर पे पढ़ ले, एक बार में पास होगा, दूसरा बार की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। ठीक है, बिल्कुल। कितना बचबा है। कोशिश करता है कि बहुत अच्छे है सर, बहुत अच्छे है। इतना काहे छुपाते हैं अपने आप को, ऐसे नहीं करते हैं। सुनो, ओरिजिनल बन के रहने का कोशिश किसी को करना चाहिए, नहीं है कि जो हम हैं सो दिखते हैं। अब ये है क्या? अब भेड़िया मुंह में दूब लगा के घूमता है कि सर हम भी जो है शाकाहारी हो गए, ऐसे तो नहीं चलेगा। चलो, बंद करिए। कल पढ़ रहे थे हम लोग ब्रह्मांड को, बातें आपसे ब्रह्मांड पे हुई थी। फटाफट तेज पढ़ेंगे, खटाखट समाप्त करेंगे यूनिवर्स को। यूनिवर्स को कल आपने यूनिवर्स को पढ़ने के क्रम में सीखा था क्या? कल यूनिवर्स पर क्या सीखे थे? आ? यूनिवर्स के लिए कल आपने क्या सीखा था? ब्रह्मांड। हाँ, सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगा के समुच्चय को ब्रह्मांड कहा जाता है। सबसे पहले इसे टॉलमी महोदय ने जियोसेंट्रिक थियरी दिया, फिर हेलियोसेंट्रिक थियरी कॉपरनिकस ने दिया, और इसके बाद हब्बल आते हैं 1920 में। हब्बल 1920 में, इसको कर लेना कि ये हब्बल महोदय पहुंचते हैं, और हब्बल ने टेलीस्कोप से, हब्बल ने सबसे पहले टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखने का प्रयास किया है। इस ब्रह्मांड को अनुभव करने का प्रयास किया है। हब्बल ने टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को अनुभव करने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड की क्या स्थिति है। 1920 में हब्बल ने टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखने का प्रयास किया, और इनको क्या पता चला? हब्बल को पता चला कि ये आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये नजदीक नहीं है, एक दूसरे से दूर होते जा रही हैं। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होते जा रही हैं, आकाश गंगाएं। इसी के बाद आपसे जो सबसे ज्यादा पूछेगा वो एक और विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत या बिग बैंग थियरी, बिग बैंग
थियरी, फटाफट फटाफट पढ़ना है निश्चित रूप से। बिग बैंग थियरी, विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत, बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, बिग बैंग थियरी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थियरी, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। 1925 अप्रोक्स में आया है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना सुनो, आए विस्तारित ब्रह्मांड, टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखने का प्रयास किया है मेरे भाई, हब्बल ने ब्रह्मांड को देखने का प्रयास किया है। सुनो, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी। थोड़ा समझा दे, आ जाओ समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते रहना। जॉर्ज लेमात्रे, सुनो, बेल्जियम के एक खगोलज्ञ हैं। जॉर्ज लेमात्रे बेल्जियम के हैं। जॉर्ज लेमात्रे और उनके पूरे सहयोगियों ने, जॉर्ज लेमात्रे और उनके सहयोगियों ने इस सिद्धांत का, इस थियरी का को एक्सप्लेन किया। लेमात्रे महोदय ने जो थियरी लिखा उन्हीं की भाषा में कि उनकी क्या एजम्पशन थी, क्या मान्यता था, उन्हीं के शब्दों में समझा देता हूं कि ये ब्रह्मांड असीम है, अनंत है। ब्रह्मांड असीम है, अनंत है, कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट है। लेकिन इस ब्रह्मांड का एक केंद्र है। कोई भी ऐसी चीजें हैं, कुछ भी दुनिया में बिना सेंटर का है ही नहीं। अब बताओ, सबका एक केंद्र है ना, हर व्यक्ति का भी एक केंद्र है। नहीं है? गांव के लोग भी समझते थे, पहले बचपन में कहते थे इसका टिक काट के उन्हें हला दे हल है, हाथ जम जाके उन्हें बैठे रहता है। अरे उसका सेंटर हो गया है, वो उसी पर घूमता है। किसी ने अपने जीवन में पढ़ाई को सेंटर बना लिया कि जब तक किताब नहीं खोलेंगे बढ़ेंगे ही नहीं। बस सबका ओवरऑल सबका एक सेंटर है, तो इस ब्रह्मांड का भी एक सेंटर है। और ब्रह्मांड का जो केंद्र है, ब्रह्मांड का जो केंद्र है, इसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। ब्रह्मांड के इस केंद्र को सिंगुलरिटी कहा जाता है। ब्रह्मांड के केंद्र को सिंगुलरिटी कहा जाता है। सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी कहा जाता है। बहुत अच्छे, ब्रह्मांड के केंद्र को सिंगुलरिटी कहा जाता है। देखो आज के यूट्यूब पर भी पूरा ज्योग्राफी एक दिन में खत्म करना है, ठीक है। सिंगुलरिटी कहा जाता है। अब इस पर आगे उन्होंने क्या कहा कि यह सिंगुलरिटी, हिंदी में बोलते हैं एकांकी अणु, एकांकी अणु। इस सिंगुलरिटी पर गुरुत्वाकर्षण अनंत है। यहां गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण अनंत है, ग्रेविटी अनंत है। सिंगुलरिटी पर गुरुत्वाकर्षण अनंत है, ग्रेविटी अनंत है। मत बनाओ, सीखो ना भाई। यहाँ गुरुत्वाकर्षण अनंत है, तो जहां भी गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, ग्रेविटी ज्यादा होगा, खींचने का बल ज्यादा होगा, वहां कोई खींचे चला जाता है कि नहीं चला जाता है? हाँ, एकदम कोई नहीं रोक सकता है, उन्हें जा करके बस घूमने लगेगा पार्टिकल्स की तरह चारों ओर, है कि नहीं है? हाँ, कुछ इसमें अपनी अनुभूति को, अपनी अनुभूति को कर रहा होगा कि हम भी सर ऐसे ही घूमते हैं पार्टिकल्स की तरह, उस सेंटर के केंद्र में घूमते हैं, नहीं घूमता है? हाँ, तो फिर यहां पर जितने पार्टिकल्स थे, जितने पार्टिकल्स थे मेरे भाई, ये जितने पार्टिकल्स थे, जितने पार्टिकल्स थे, जितने पार्टिकल्स थे ब्रह्मांड में, अब ये कण यहां आकर के टकराने लगे, ये कण यहां आकर के टकराने लगे, ये कणों का यहां पर टकराना शुरू हुआ। इधर से कण आकर के टकराने लगे यहां पर, ठीक है। वाह, कण आकर के टकराने लगे। बोर्ड पर ही ये कणों के टकराने से इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, इसका
द्रव्यमान बढ़ेगा, कणों के टकराने से इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, मास बढ़ेगा ना। कोई भी एक चीज है, यहाँ चारों तरफ से आकर के पार्टिकल्स लगे, द्रव्यमान बढ़ता है। जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा फिर इसका घनत्व भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा, इसका घनत्व भी बढ़ेगा। दाब भी, दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर, तो सर प्रेशर भी बढ़ेगा। चारों तरफ से पार्टिकल्स आकर के इस पर अटैक कर रहे हैं, तो यह प्रेशर को भी बढ़ा देगा, प्रेशर को भी बढ़ा देगा। और प्रेशर बढ़ने के साथ ही इसमें ताप की भी वृद्धि होने लगी, ताप की भी वृद्धि होने लगी। और एक समय आया कि इसने अपने जो है क्रिटिकल लिमिट को, क्रांतिक सीमा को प्राप्त किया। हर एक चीजों पर वह अपना क्रिटिकल लिमिट को प्राप्त करता ही करता है, एक बैलून लेकर के, और उस पर दबाव बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, एक सीमा तक तो बैलून दबते जाता है, दबते जाता है, लेकिन एक सीमा के बाद वह अपना क्रिटिकल लिमिट पास करता है, बैलून में विस्फोट हो जाता है। सीधी बात है बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए। तो इसी के बाद इसमें भयानक भयानक विस्फोट हुआ, इसमें भयानक विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट का परिणाम है कि इस सेंटर के बाद ब्रह्मांडों का निर्माण होना शुरू हुआ। अब ब्रह्मांड एक नहीं है, इसलिए मल्टीवर्स कहा जा रहा है। अब यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स है, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड है। ये आप लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा पिंकी जी, हमें भी दुख होता है बहुत सुन करके कि वीडियो रुक रुक करके चल रहा है मेरे भाई। बड़ा जो है देखो, इतनी गंभीर चीजों को पढ़ा रहे हैं और इसमें वीडियो रुक जाएगा तो सच में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लास आज 2 4 5 दिन बहुत सीरियस होकर के सब लोग कर लेना, क्योंकि कोर ज्योग्राफी यही है। ये नहीं समझ में आया तो नदी नाला रट के क्या करोगे। सुनो, और पहले तो बड़े बैच में हम लोग नदी नाला को बहुत कम पढ़ाते ही थे, छूते भी नहीं थे कि विद्यार्थी उसको लिस्ट से पकड़ के पढ़ लेगा। कोर रूप से फिजिकल को ही पढ़ाते थे, लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड बदल गया, अगर नहीं पढ़ाया जाए उसको तो बच्चा समझ लेता है सब। इतना पता ना कौन टाइप का बच्चा इस दुनिया में आ गया है, बहुत परेशानी होती है कि लगता है मास्टर को आता ही नहीं है। सीधी बात है, वो नहीं समझता है कि हाँ मास्टर पढ़ लिख करके तभी मास्टर बना हुआ है, सीधे उंगली उठा देता है कि लगता है कि मास्टर को हाँ आता ही नहीं है। अफसोस है वैसे लोगों को, है कि नहीं है। बहुत अच्छी बात है, लानत है वैसे विद्यार्थियों पर। सुनो, अब ये अनेक ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ, अनेक ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ। यहाँ देखो, ये आगे के लपटें निकल रही थी, ऐसे ही घूम रहा था और ये ब्रह्मांडों का निर्माण होता रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यह विस्फोट कब हुआ था, यह विस्फोट कब हुआ था मेरे भाई, यह विस्फोट कब हुआ था। यह विस्फोट हुआ था आज से 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व। किसी किताब में 7 लिखा है, लेकिन 13.8 बिलियन वर्ष से पूर्व। ठीक है, 13.8 बिलियन वर्ष पहले यह विस्फोट हुआ था, यह विनाशक विस्फोट हुआ था। इस विनाशक विस्फोट में अजय जी को थोड़ा सा बुलाइएगा, बोल दीजिए अजय जी। हाँ चलिए, सुनो मेरे भाई, आओ बोर्ड पर आओ। 13.8 बिलियन वर्ष पहले यह विनाशक विस्फोट हुआ था, यह विनाशक विस्फोट हुआ था। और इस विनाशक विस्फोट का मेरे भाई परिणाम है कि 1.46 मिनट में, 1.46 मिनट में, कितना मिनट में, 1.46 मिनट में हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका था। 1.46 मिनट में हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया था, 1.46 मिनट में हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका था। कितने समय में, 1.46 मिनट में हमारा ब्रह्मांड बन चुका था। कल्पना करना, मैं तो ईश्वर से भी कामना करता हूं कि अगर कभी मेरे अच्छे अच्छे कर्मों का परिणाम, अगर कभी दर्शन उनका हो जाए और कहे कि वत्स अंतिम इच्छा क्या है, तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि एक बार बिग बैंग थियरी को दिखा दीजिए कि सर 1.46 मिनट में कैसे ये ब्रह्मांड एक्सपेंड हो चुका, कैसे ये विस्तारित हो गया था। अपरिकल्पनीय है, वहां तक कल्पनाएं नहीं पहुंच पाती है हम लोगों की, सामान्य मानव है। ठीक है, सुनो,
और इसी से जो ऊर्जा निकला ना, इस ऊर्जा का सिर्फ 1%, अभी तक हम 1% ऊर्जा का खपत कर पाए हैं, 1% ऊर्जा का खपत कर पाए हैं। 99% एनर्जी अभी भी शेष है, 99% एनर्जी अभी भी शेष है। इसलिए पृथ्वी खत्म हो सकता है, सूर्य खत्म हो सकता है, लेकिन लेकिन मेरे भाई ये ब्रह्मांड भी समाप्त होने वाला नहीं है। ये एक एक देखो, 13.8 बिलियन वर्ष में 1% एनर्जी हमने खत्म किया। ये कितना दिन चलेगा? अपरिकल्पनीय है कि नहीं है? कल्पना भी नहीं करना है। एग्जिस्टेंस चलते हैं, ठीक है। देखो मेरे भाई, तुम लोग का तुरंत जो है हमने आप लोगों की बातों को लिया, और ये मोबाइल में चला रहे हैं क्लास को, एकदम फ्लुएंटली चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर आप लोगों को आवाज भी इसकी देख सुननी हो तो सुनो। हाँ, इसको डिस्कनेक्ट करिए तब ना सुनेगा, सबकी आवाज आ रहा है। रुको, वो सब भी मेरा ही लाल लाली है, तो उस सब का भी समस्या समाधान होना चाहिए। चलिए, उस सब का भी समस्या समाधान होना चाहिए। देखो सुनाई दे रहा है? देखो सुनाई दे रहा है? हाँ, अब यस लिखो, ठीक है। हाँ चलिए भाई, चलिए। 13.8 बिलियन वर्ष में ये विस्फोट हुआ। अब इसको लिख लो, इसमें बहुत इसी फिगर के अंदर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी मैं कुछ बातें भाषा में भी लिखवा दूंगा, लेकिन इसी फिगर के अंदर से आपके क्वेश्चन कुछ न कुछ इससे पूछे जाएंगे। तो आ जाएंगे, 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा नाम लिख लेने दो, 1 सेकंड रुको। और ये बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी, जिस थियरी को दिया किसने था सर? इस थियरी को दिया था जॉर्ज लेमात्रे ने। जॉर्ज लेमात्रे ने, जॉर्ज लेमात्रे ने इस थियरी को दिया था। जॉर्ज लेमेंटियर भी कुछ किताब में लिखा होगा। कहाँ के थे? बेल्जियम के थे, ये बेल्जियम के थे, बेल्जियम के ये हुआ करते थे, बेल्जियम के थे मेरे दोस्त, ये बेल्जियम के थे। जॉर्ज लेमात्रे जो बेल्जियम के थे, उन्होंने ही इस थियरी को दिया था। आए? जॉर्ज लेमात्रे, जॉर्ज लेमात्रे, ठीक है, बहुत अच्छे। जब सबको आवाज मिल रही है तब यस करो। जॉर्ज लेमात्रे। आए? ये ऊर्जा, ये तापमान लिखे हैं, ये ऊर्जा खपत 1% आज तक हुआ है। अभी 1 ही % ऊर्जा का खपत हो पाया है। कोई भी विस्फोट होता है तो उससे एनर्जी निकलता है ना। आप घर में पटाखा बजाए हो कि नहीं? पटाखा बजाए उससे एनर्जी निकला ना। जो एनर्जी निकला हाथ को झिनझिना दिया था, पता है आपको? हाँ, आगे बढ़ाएं? कैसा? हाँ निश्चित रूप से मेरे भाई, मल्टीवर्स है ना, एक यूनिवर्स थोड़े है। अभी तो हमारे अपने यूनिवर्स पर वैज्ञानिक पूरा नहीं पता लगा पाए, दूसरे यूनिवर्स की कहां से बातें करेंगे? ठीक है। हम्म। ठीक है, सबका ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबका ठीक है तो आगे बढ़ते रहो। ठीक है, क्या हो गया? हे गांडी उधारी,
गांडीवधारी किसको बोलते हैं? अर्जुन को। चलाते थे ना, तो हम लोग फास्ट वाले ही है ना। बहुत स्लो वाला आदमी सबके लिए नहीं है, फास्ट के लिए ही है। ये डंके के चोट पर कहते हैं। अब पढ़ाने के लिए है, मजा आने के लिए थोड़े हैं। अब कुछ सोचता है कभी कभी कि मजा कम आ रहा आया है आज रे, ये नाच गान करने वाले थोड़े कि मजा आएगा। हाँ, हम मास्टर हैं, पढ़ाने आए हैं। वो ज्यादा यूट्यूब पर लिखता है सब कि सर मजा कम आया है आज रे। भाई पढ़ाने आए हैं, पढ़ाई कष्ट का काम है, इसमें मजा कैसे आएगा है? तो चलो, पढ़ लिख लो, नौकरी लग जाए, इससे बड़ा मजा कुछ नहीं है। और अब मजा करने का समय नहीं है, इस बात सबको पता है। सबको पता है कि नहीं? कौन ऐसा आदमी है जिसको एहसास अब नहीं है कि मजा करने वाला समय नहीं है? आपको है ना? हाँ, समझ जाइए ना, तो कुछ दिन में और तगड़ा एहसास होगा। समझ जाइए। क्या हंस रहे हैं जी? सबके रे मेरे भाई, तुम लोग मेरे लाडले हो, मैं सबको जानता हूं ना। जितना जितना आप बताते नहीं हो, उससे ज्यादा मैं सबके बारे में जानता हूँ। बस ऑनलाइन वाले को देखते नहीं है तो उनके बारे में कम जानते हैं, ऑफलाइन वाले को तो सबको जानते हैं। ये कौन कितना पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है कि नहीं है, सब जानते हैं हम। चलो, ये 12वां साल हमने गुजार दिया टीचिंग में, तो बहुत बड़ी बात है ना। फिजिकली कम से कम 30-40 हजार बच्चों से मेरा सामना हुआ होगा, फिजिकल। और ऑनलाइन तो छोड़ दो। चलिए छोड़िए, हटाइए। और एक सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, कुछ समय मैथ, सब सब्जेक्ट हमने पढ़ाया है पेड बैच को। 6-7 सब्जेक्ट और अच्छे अच्छे कोचिंग में पढ़ाया है। तब ना धड़ाधड़ बोलते रहते हैं। कोचिंग मैनेजमेंट को मेरे तरफ से पूरा अलाउ है कि सर जो पढ़वाना है बस एक दिन पहले बता देना कि कल इसकी क्लास लगेगी, मैं तैयार रहूंगा। अब प्रोफेशनली पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, जो पढ़वाना है। हाँ, मैथ भी दिवेश पढ़ा लेते हैं। और हमने बहुत सारे, मैंने कम से कम जीवन में 10 बैच मैथ को पढ़ाया है। 10 बैच हमने मैथ को पढ़ा, लेकिन आप इस यहाँ इससे सुविधा नहीं है। 10 बैच हमने मैथ भी पढ़ाया, और पूरे मैथ को पढ़ाया है ढंग से, सीसेट के लिए पढ़ाया है। और वहाँ कंप्लीट मतलब 3-4 महीने में मैथ को ख़त्म करना होता है, थोड़ा शॉर्ट पीरियड होता है, लेकिन उसमें भी हमने कवर किया है सब चीज़ों को, ठीक है। तो मेहनत करें, सब कुछ हो जाएगा। चलिए हटाओ, आगे हम लोग कहाँ है भाई? हाँ, ये इसी पर पढ़ रहे थे। एक लाइन लिखना कि ब्रह्मांड असीम है, अनंत है, यूनिवर्स इन इनफाइनाइट। ब्रह्मांड असीम है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड असीम है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा लिखो, ब्रह्मांड का एक केंद्र है, एक सेंटर है, सेंटर इन यूनिवर्स कॉल्ड सिंगुलरिटी। हाँ, एकांकी अणु, याद नहीं रहता है एकांकी अणु, इसलिए अंग्रेजी में कोई हिंदी में लिख लेना, सिंगुलरिटी है। ब्रह्मांड में एक केंद्र है जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है, सिंगुलरिटी कहा जाता है, ठीक है। सिंगुलरिटी कहा जाता है। नहीं, सब मैथ मांगने लगा रे भाई। चलो, ब्रह्मांड का एक केंद्र है जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। ब्रह्मांड में एक केंद्र है, उस केंद्र को क्या, सिंगुलरिटी कहा जाता है। सब ठीक है, सिंगुलरिटी कहा जाता है। यहां मतलब सिंगुलरिटी पर, हियर हेवी डेंसिटी, हेवी ग्रेविटी या हाई ग्रेविटी, यहां उच्च उच्च गुरुत्वाकर्षण, यहां उच्च गुरुत्वाकर्षण, कौमा उच्च दाब, उच्च दाब और उच्च घनत्व, और उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी।
कणों के टकराने से, कणों के टकराने से, कणों के टकराने से, कणों के टकराने से निर्मित हुआ, कणों के टकराने से निर्मित हुआ। फिर फिर इसने एक क्रांतिक सीमा को प्राप्त किया, क्रिटिकल लिमिट को प्राप्त किया। फिर इसने एक क्रांतिक सीमा को प्राप्त किया, क्रिटिकल लिमिट को प्राप्त किया। क्रिटिकल लिमिट, जी हाँ, दोनों। क्रांतिक सीमा को अंग्रेजी वाले के लिए बोल रहे हैं क्रिटिकल लिमिट। क्रिटिकल लिमिट को प्राप्त किया और विनाशक विस्फोट हुआ, और विनाशक विस्फोट हुआ, विनाशक विस्फोट हुआ। लिख नहीं रही हैं आप? विनाशक विस्फोट हुआ, और विनाशक विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। यहां देखो, अंतरिक्ष है, यूनिवर्स है, अंतरिक्ष है, इसी में ब्रह्मांड है। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे थे? ब्रह्मांड को पढ़ रहे थे, ब्रह्मांड को। ब्रह्मांडों के बाद क्या बनेगा? आकाश गंगा। क्या होगा? आकाश गंगा। अब आप लोगों ने समय कम दिया है तो थोड़ा तेज तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो खत्म नहीं होगा मेरे भाई। गैलेक्सी, छोटा सा हेडिंग लगा लो, आकाश गंगा यानी गैलेक्सी, आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। ये गैलेक्सी कहते किसको है? आकाश गंगा कहते किसको है? गैलेक्सी कहते किसको है? व्हाट इज गैलेक्सी? देखो सुनो, जैसे तारों, पार्टिकल्स, क्लाउड, ये सब जो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के बल के अधीन बंधे हुए हैं, इन्हीं तंत्रों को आकाश गंगा की संज्ञा दी गई है। इन्हीं तंत्रों को आकाश गंगा कहा गया है, इसे ही आकाश गंगा कहा जाता है। दिक्कत है? आकाश गंगा है क्या? हिंदी में सुनो, ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बने तारों, ग्रहों, उपग्रहों, धूल कणों के समुच्चय को आकाश गंगा कहा जाता है। हमारी भी एक आकाश गंगा है। कौन सी आकाश गंगा है हमारी? आकाश गंगा दुग्ध मेखला, मिल्की वे या मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला, मिल्की वे या मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, मिल्की वे या मंदाकिनी। सही बात है ना? चलिए सुनो, हमारी आकाश गंगा कौन सी है? तो दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, और क्या है? दुग्ध मेखला के बाद इसी को मंदाकिनी, मंदाकिनी, अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, अंग्रेजी में मिल्की वे, अंग्रेजी में मिल्की वे कहा जाता है, मिल्की वे कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि सर आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, इस मंदाकिनी का स्वरूप कैसा है? मंदाकिनी का स्वरूप कैसा है मेरे भाई? इसका शेप कैसा है? आकृति कैसा है? मंदाकिनी का आकृति कैसा है? सर्पिलाकार है। मंदाकिनी का आकृति सर्पिलाकार है। मंदाकिनी का आकृति सर्पिलाकार है। इसका जो शेप है, आकृति है, ये आकृति सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार है। ठीक है, सर्पिलाकार। कौन सा सर्प वाला? कौन सा सर्प वाला? तो ये सर्पिलाकार है, ये सर्पिलाकार है। यही मंदाकिनी की आकृति है कि ये सर्पिलाकार है। ठीक है, मंदाकिनी जिसकी आकृति सर्पिलाकार है। दूसरा क्या कि सुनो, आकाश गंगाओं में तीन घूर्णनशील भुजाएं, तीन घूर्णनशील भुजाएं, तीन घूर्णनशील भुजाएं। ठीक है, ये तीन घूर्णनशील भुजाएं, तीन घूर्णनशील भुजाएं, और बीच वाले भाग को
बल्ज कहा जाता है। ऐसा ही फिगर बना लेना कि भुजा नंबर 1, 2 और 3। आकाशगंगा में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं होती है। आकाशगंगा में 3 भुजा होती है। 3 भुजा इसलिए लिखना जरूरी है कि सर कोई भी तारा देखोगे ना तो किसी भी तारा का यहाँ निर्माण होता है। सबसे बाहरी भुजा के अंतिम पॉइंट पर यहाँ तारा निर्माण होता है, तारों का जन्म होता है, तारा निर्माण होता है या तारों का जन्म होता है। कैसे जन्म होता है आगे पढ़ लेंगे। धीमे 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 अपनी यह यात्रा पूरा करते हैं, अपनी यह यात्रा पूरा करते हैं और अंत में पहुंचते कहाँ पर हैं? बल्ज में। ठीक बीच वाला भाग क्या है? बल्ज है। ठीक बीच वाला भाग बल्ज है। ठीक बीच वाला भाग बल्ज है और यही बल्ज में तारों का विनाश होता है। बल्ज में तारों का विनाश होता है, तारों की मृत्यु होती है। तारों की, जी हाँ, मृत्यु होती है, तारों का विनाश होता है इस बल्ज में। तारों की मृत्यु होता है बल्ज में मेरे भाई। फटाफट लिखिए, 2-4 पॉइंट लिखना है, इसको बना लीजिए। इसी को बल्ज कहा जाता है। चलो बताओ, फटाफट बताओ। नेबुला निहारिका हाइड्रोजन गैस से निर्मित बादलों से बना हुआ संचयन है। जी हाँ, इसी में आएगा। उसी के बाद इसी में नेबुला बनते हैं, जिस नेबुला में तारों का फॉर्मेशन होता है। नेबुला में ही तारों का निर्माण होता है। चंद्रशेखर सीमा तो तारों के जीवन के निर्माण होने के बाद, पहले इसको पढ़ लीजिए ना, फिर पहुंचते हैं चंद्रशेखर सीमा पर। ये हो गया, लिख लिया आपने? एक राय लिखो। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स बंधे तारों, बल के अधीन बंधे तारों, तारों, धूल कणों, तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को, एवं गैसों के तंत्र को, तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को, गैसों के तंत्र को आकाश गंगा कहा जाता है। गैसों के तंत्र को आकाश गंगा कहा जाता है। गैसों के तंत्र को आकाश गंगा कहा जाता है। गैसीय तंत्र को आकाश गंगा कहा जाता है। ठीक है, बाकी हमने आकाश गंगा को इस फिगर में बना दिया। सुनो, आकाश गंगा किसकी परिक्रमा कर रही है? आकाश गंगा किसकी परिक्रमा कर रही है? हाँ, ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड की। आकाश गंगा किसका परिक्रमा करेगा? ब्रह्मांड का। जिस ब्रह्मांड में ये है उस ब्रह्मांड का परिक्रमा आकाश गंगा द्वारा किया जाएगा। कितनी आकाश गंगाएं हैं? अनंत है, इनफाइनाइट है जी, एकदम नहीं। आकाश गंगाएं अनंत होती है। आकाश गंगाएं 89 बिल्कुल आपने गलत पढ़ लिया है। तारा मंडल 88 होते हैं, वो अलग इशूज है। ठीक है, वो तारा मंडल है। आकाश गंगाएं अनंत होती है। कुछ किताब में जो है लिखा हुआ है 1 अरब आकाश गंगाएं हैं। कुछ किताबों ने लिख दिया, वो लोग गलत किया है, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बच्चे आज 1 अरब पर पड़े हुए हैं। 1 अरब नहीं है, अनंत है आकाश गंगाएं। ठीक है, जी हाँ। आकाश गंगा तो साइंस से बहुत परे है, तो फिर वहां तक आप कैसे कवर कर पा रहे हो? हाँ, लेकिन किताब वालों ने अपने बचने का उपाय कर दिया है। अनुमानतः 1 अरब है, एक शब्द लिखा है अनुमानतः 1 अरब है। तो वो कहेगा कि सर हमने सोच लिया कि 1 अरब के लगभग में होगा, अनुमान लगा लिए। लेकिन ये है कि कोर्ट में पहुंचेगा तो जज पूछेगा कि बताओ अनुमान कैसे लगाया, कौन सा तंत्र है तुम्हारे पास, फिर खतरा हो जाएगा। ऐसे ही आज कोर्टों का स्थिति ठीक नहीं है।
आज जैसे देख रहे हो जजमेंट आजकल डेली आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बौखलाहट वाले जजमेंट आ रहे हैं कि फिर सोचना ही नहीं है। सब काम छोड़ करके, अपराधी छोड़ करके, जो है क्रिमिनल छोड़ करके, ये सब मामला छोड़ करके जज सब भी इसी पर पड़ गया है। और हमको लगता है कि जब से यूट्यूबर आया सब, वो हमेशा से सदियों से ये फैसला होते रहा है कोर्ट में, ऐसा नहीं है। लेकिन यूट्यूबरों को भी अब मसाला चाहिए कि लोगों को पसंद क्या आ रहा है। तो लोगों को ये थोड़े पसंद आएगा भाई, क्यों सुनाएगा कि किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हो गया, 5 साल की सजा हो गया, जेल जा रहा है, ये सब बातें थोड़े सुनाई जाती है। अब लोगों को मजा क्या आ रहा है, तेरे रिलेशनशिप में कब रहना चाहिए, कौन रह सकता है, क्या जायज है क्या नाजायज है, ये भाई रोज इसी पर देश में माहौल बना हुआ है। और जैसे ही यूट्यूबरों को व्यू मिलना शुरू हुआ, नेशनल मीडिया भी सोच ली कि हम क्या कर रहे हैं भाई, हम भी वही करेंगे। तो इसलिए भारत की नंबर 1 मीडिया अब पूरे देश के विकास, बेरोजगारी, हाँ, एक भारत की नंबर 1 मीडिया, भारत की नहीं, विश्व की नंबर 1 मीडिया है। जी हाँ, विश्व की नंबर 1 मीडिया है। ये विश्व की नंबर 1 मीडिया सब मुद्दा छोड़ के अब पड़ल है इसी पर। अभी प्रधानमंत्री सर से एक मीडिया महोदय ने कल पूछा कि सर आप कैसे समय निकाल पाए सर हमसे मिलने के लिए। अरे ये इकलौता देश का प्रधानमंत्री है जो 10 साल में समय नहीं निकाला है कि नहीं है, और आज तुम इस पर आश्चर्य कर रहे हो, है कि नहीं है। सर आपका बहुत सुनो भाई, इसको काटना कूटना मत तुम लोग। उसने उसने उसकी जो है, कोई बात नहीं, शिकायत कर दीजिएगा। 10 साल में जो है एक बार भी किसी व्यक्ति ने प्रखर होकर के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। और हम अपना देश को छोड़ दो, अमेरिका वगैरह में देखते हैं मीडिया का रोल ना, जबरदस्त रोल है अमेरिका सब में। प्रेस कॉन्फ्रेंस को हर हाल में, एक सप्ताह में प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग करना ही करना है, एवरी वीक करना ही करना है उनको, और वो भी खड़ा होकर के करना है। अक्सर हमारे यहाँ जैसे माइके नहीं सजती है और मीडिया ऐसे आप लोगों की तरफ बैठते हैं, और पूरी आजादी होती है क्वेश्चन पूछने का, और विश्व के हर एक मुद्दे पर बात करते हैं। वो प्रेसिडेंट को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, उससे उनको मतलब नहीं है। तब तब वो देश इतना आगे जा रहा है, और वहां इस तरह के अंधभक्त नहीं बन रहे हैं, बहुत आगे जा रहा है सब। लेकिन हम लोग क्या है कि सीधी बात है कि आपने पूछा कैसे मेरे वाले भगवान से। अरे अब छोड़ो, आपका भगवान से बेरोजगारी किससे पूछेंगे, हैं? छोड़ो, हटाओ, नहीं बोलेंगे। बोल ही दिए धीरे धीरे, लेकिन अब क्या बोले, हटाओ, नहीं बोलेंगे। लिख लो मेरे भाई, सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह कौन है? ओरियन नेबुला। सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कौन है हमारे आकाश गंगा में? ओरियन नेबुला है। सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कौन है हमारे? सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कौन है? ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला है, ठीक है, ओरियन नेबुला है। हमारे आकाश गंगा के सबसे नजदीक की आकाश गंगा कौन है? लिखिए, हमारे आकाश गंगा की सबसे नजदीक की आकाश गंगा ओरियन नेबुला। हमारे आकाश गंगा की, हमारे गैलेक्सी का, मंदाकिनी का नियरेस्ट नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ मंदाकिनी एंड्रोमिडा। कौन सा है? एंड्रोमिडा। एंड्रोमिडा यहाँ नजदीक है, सबसे नजदीक है एंड्रोमिडा। दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत। जी हाँ, एंड्रोमिडा सबसे नजदीक कौन है? एंड्रोमिडा है, सबसे नजदीक एंड्रोमिडा है। मंदाकिनी को सबसे पहले देखा किसने था? किसने देखा था? गैलीलियो ने। मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था, गैलीलियो ने देखा था। दूरबीन लगा के देख दिया यहाँ से कि अच्छा ये मंदाकिनी। एंड्रोमिडा, आगे बढ़ो। सबसे छोटी आकाशगंगा ब्रह्मांड, गैलीलियो ने देखा था। सबसे छोटी आकाशगंगा, सबसे छोटी आकाशगंगा, सबसे छोटी आकाशगंगा, सबसे
छोटी आकाशगंगा कौन सी है मेरे भाई? सबसे छोटी आकाशगंगा क्या है? सबसे छोटी आकाशगंगा कौन सी है? विलियम वन है। सबसे छोटी आकाशगंगा विलियम वन है। जी हाँ, सबसे छोटी आकाशगंगा विलियम वन है। सबसे छोटी आकाशगंगा विलियम वन है। सबसे बड़ी आकाशगंगा, सबसे बड़ी आकाशगंगा, अभी भी ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन है? जैसे आपकी आकाशगंगा कौन है? आए, मंदाकिनी है ना? तो सबसे बड़ी वाली कौन है? विलियम, बीसी, BC 1101, BC 1101 सबसे बड़ी आकाशगंगा है। BC 1101 सबसे बड़ी आकाशगंगा है। अच्छा, बोर्ड पर लिख दे, BC 1101 सबसे बड़ी आकाशगंगा है। BC 1101, BC 1101 सबसे बड़की है BC 1101, और सबसे छोटकी है, हाँ, विलियम वन। सबसे छोटा कौन है? विलियम वन। BC ऐसी कहाँ लिखा हुआ है? उसको सुधारिए जाके। BC 1101। आगे लिखो, तारों का निर्माण। बोर्ड पर रहो, मेजर हेडिंग लगाओ, तारों का निर्माण। तारों का निर्माण, मेजर हेडिंग क्या लगाना है? तारों का निर्माण। आए, ये एलियन है। व्हाट्सएप ज्ञान से हटिए, किताब पढ़िए, ठीक है? अभी सुनो, बहुत मार खाएगा रे। किसी के भी आज के डेट में, आज के विद्यार्थी के डेरा पर सबसे बड़ा अभाव है किताब का। किताब ही नहीं रखता है सब, सच में नहीं रखता है किताब। सबसे ज्यादा अभाव है किताब का। अरे जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो अभी भी मेरा डेरा खाली होता है तो कुछ नहीं है, 10-12 बोरा किताब है। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं है, 2-4 जोड़ी कपड़ा है, 10-12 बोरा किताब है। इतना ही लेकर के हम डेरा इधर उधर करते रहते हैं, बाकी कुछ है ही नहीं। हाँ, बाकी सब मकान मालिक का है। और आपके पास क्या संपत्ति है? तो तुम लोग रखेगा क्या क्या सब, इसे लन फन हाफ जाब है कि नहीं है? हाँ, कुछ कह रहा होगा सर आपसे भी शॉर्टकट हम लोग है, सब चीज मोबाइल में है कि नहीं है? दे निकाले चल दिए, ऐसे तो नहीं होता है। चलिए रखिए, मोबाइल नहीं चलाते हैं। हाँ, क्लास में नहीं, अपराध है, अपराध है। चलो, हाँ हाँ, सुनो, हेडिंग लगा लो, सूर्य का निर्माण, तारों का निर्माण। कोई बात नहीं, तारों का निर्माण। सूर्य भी एक तारा है, अगर लिख भी लेता तो गलत नहीं था। तारों का निर्माण, ओरिजिन ऑफ स्टार, ओरिजिन ऑफ स्टार, ओरिजिन ऑफ स्टार। बोर्ड पर रहिए, मेरे साथ रहिए मेरे भाई। सुनो, तारों का निर्माण, तारों का निर्माण होता कैसे है? होता कैसे है? बोर्ड पर हो, इस फिगर को भी शानदार तरीके से बता लेना। तारों का निर्माण कैसे होता है कि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन संलयित होकर के हीलियम में परिवर्तित होते हैं। हाइड्रोजन संलयित होकर के हीलियम में परिवर्तित होते हैं, हीलियम में परिवर्तित होते हैं। जब हाइड्रोजन संलयित होकर के हीलियम में परिवर्तित होते हैं, जुड़ करके, ठीक है, हीलियम में परिवर्तित होते हैं, तो तारों का निर्माण होता है। तो तारों का निर्माण होता है, इसी से तारों का जन्म होता है। और जहां ये संलयन होता है ना उनका, इसे बोलते हैं प्रोटो स्टार। तारों की सबसे प्रारंभिक अवस्था क्या है? प्रोटो स्टार। तारों की सबसे प्रारंभिक जो है अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, तो मेरे भाई तारों का सबसे प्रारंभिक अवस्था है प्रोटो स्टार। सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सा है? प्रोटो स्टार है। तारों का सबसे प्रारंभिक अवस्था प्रोटो स्टार है। दिक्कत है? तारों का सबसे प्रारंभिक अवस्था प्रोटो स्टार है। ये समझो भ्रूण है, बच्चा इम्ब्रो, इम्ब्रो होता है ना जाइगोट में, वहाँ ये मतलब जाइगोट बनता है, वो इम्ब्रो है, भ्रूण है, भ्रूण है। और जहाँ इसका निर्माण होता है ना, क्या बोलते हैं उसको?
स्टेलर नर्सरी, स्टेलर नर्सरी, जहां इसका निर्माण होता है स्टेलर नर्सरी बोला जाता है। तारों का निर्माण कहाँ होता है? स्टेलर नर्सरी में। भ्रूण विकसित कहाँ होता है? गर्भाशय में। देख रहा है ना, वही स्टेलर नर्सरी है, स्टेलर नर्सरी में, स्टेलर नर्सरी में। हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलेगा तो तारों का फॉर्मेशन शुरू होगा, निर्माण बनना शुरू होगा, ठीक है। और जब इसकी पहली अवस्था बनेगी, क्या कहेंगे उसको? प्रोटो स्टार। कहाँ बनेगा? स्टेलर नर्सरी में बनेगा, स्टेलर नर्सरी में बनेगा। आगे बढ़ाएं, सुनो। अब ये स्टेलर नर्सरी के बाद आगे बढ़ना, सुनो, बोर्ड पर रहो मेरे भाई। इसकी दो अवस्थाएं, इसके दो अवस्थाएं, एक तो तारा बड़ा बनेगा या तारा छोटा बनेगा, या तो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, या तो बड़ा बनेगा नहीं तो छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। ये बड़ा छोटा का मतलब क्या है? फिगर में ही सब लिख देना कि यदि तारों का द्रव्यमान, अब यहां खींच करके लिख देते हैं, यदि तारों का द्रव्यमान, तारों का द्रव्यमान, द्रव्यमान सूर्य से, तारों का द्रव्यमान इस सूर्य से जब कम या बराबर हो, कम या बराबर हो, कम या बराबर हो, कम या बराबर हो, तारों का द्रव्यमान सूर्य से कम या बराबर हो, दिक्कत है? तारों का द्रव्यमान सूर्य से कम या बराबर हो, एकदम ठीक हो। जब कम या बराबर होगा ना, तो ये स्मॉल स्टार होता है, ये स्मॉल स्टार होता है, छोटा तारा बनता है। जबकि यदि बड़ा हो, यदि बड़ा हो तो ये बड़ा तारा बनता है। इसी को बोलते हैं हम लोग चंद्रशेखर लिमिट। इसी को क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा। इसी को चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है, चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है, चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है, ठीक है। चलिए बोर्ड पर रहिए। हमारा जब यदि ये छोटा होगा, ये स्मॉल होगा, और ये बिग स्टार है, स्मॉल और बिग स्टार है। कम या बराबर हो तो स्मॉल स्टार बनाएगा, तब स्मॉल स्टार बनाएगा। अब बड़ा होगा तो बड़ा स्टार बनाएगा। चंद्रशेखर सीमा कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा कहलाता है कि जिस सीमा से छोटा वाला जो है स्मॉल और बड़ा वाला बड़ा हो, उस लिमिट को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। हमारे ही अपने ही देश के एक साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर जी, और उन्हीं के नाम पर इसका चंद्रशेखर लिमिट उन्होंने ही तय किया था। 1.4 ms होता है चंद्रशेखर लिमिट, 1.4 ms होता है। उसमें मास, मास को जोड़ देते हैं, क्लियर हो जाता है, उसके मास पर निर्भर है ms, ठीक है। आगे बढ़ाओ, सुनो। आए, कब बनेगा? जब ज्यादा परिवर्तन होगा तब ज्यादा बनेगा, छोटा होगा तो छोटा होगा। दिखता है, माँ के गर्भाशय से बच्चे, दो भाई निकले, और दोनों कोई ज्यादा बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया। सीधी कहानी है। आओ बोर्ड पे, बोर्ड पर है। हाँ, कि जब सूर्य से बड़ा हो ना तो बड़ा तारा, सूर्य से कम या बराबर होगा तो छोटा, और सूर्य से बड़ा होगा तो बड़ा। दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़िए। ये स्मॉल तारा, स्मॉल तारा भी अपना जीवन जिएगा, अपना जीवन चलेगा, अपना जीवन जिएगा। देखो, जैसे ही अपना जीवन को प्राप्त किया तो इसकी अगली अवस्था कि ये लाल दानव बनना शुरू कर देगा। क्या बनाना शुरू करेगा? यहाँ लाल दानव बनाना शुरू कर देगा। यहाँ लाल दानव बन जाता है। क्या बनता है? जी हाँ, लाल दानव बनता है रे भाई, यहीं पे लाल दानव बनता है। बोर्ड पर रहो, ये लाल दानव बनता है, लाल दानव बनता है। तो लाल दानव की अवस्थाएं कब बनती है? लाल दानव बनता कब है? लाल दानव की स्थिति कब बनता है? फटाफट बताओ।
लाल दानव बनता कब है? आए, आओ पूरा फरिया के लिख देते हैं कि ये हाइड्रोजन का, जहाँ हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया, हाइड्रोजन का हीलियम में, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया जब धीमा हो जाए, बदलने की प्रक्रिया जब धीमा हो जाए, जब धीमा हो जाए तब ये क्या बनाता है? लाल दानव बनाता है। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया जब धीमी पड़ जाए तो यह लाल दानव बनाता है। उसी की अवस्था है कि यह लाल दानव बनाता है, लाल दानव का रूप पकड़ता है मेरे भाई। कैसी बात पूछते हो तुम लोग। चलो सुनो, पढ़ो मेरे भाई। लाल दानव है। अब इसके बाद ये श्वेत वामन पकड़ता है। इसके बाद क्या बनता है ये? यहाँ श्वेत वामन पड़ता है। इसके बाद ये श्वेत वामन होता है। कौन सा रूप पकड़ता है? अगली अवस्था श्वेत वामन है। अगली अवस्था श्वेत वामन है। अगली अवस्था श्वेत वामन है। श्वेत वामन है। अगली अवस्था श्वेत वामन है। ये श्वेत वामन है, श्वेत वामन है। और श्वेत वामन के बाद, श्वेत वामन के बाद जो अगली अवस्था है वो कौन सा बनेगा? काला वामन बनेगा। जी हाँ, नहीं, यहाँ काला वामन बनेगा, ये काला वामन बनेगा। और फिर ब्लैक होल जैसी स्थिति बनती है, लेकिन इसमें काला वामन बनता है, इसमें काला वामन बनता है। ठीक है, सुनो, इधर आ जाओ। इसमें एक ब्लास्ट भी होता है, एक ब्लास्ट भी होता है बीच में। इसको देखिए, ये बिग स्टार है ना। हमारे सूर्य कहाँ है भाई? बीच में है। सूर्य कहाँ है? बीच में है। सूर्य अपना लगभग आधा जीवन दे चुका है, आधा जीवन जी चुका है। अब आप टेंशन में पड़ जाइएगा, मत पड़िएगा, आपके लाइफ पर इसका कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अप्रोक्स 5 अरब वर्षों में उसने आधा जीवन तो तय किया है। तो 5 अरब वर्ष हम लोग थोड़े रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं, कोई खतरा नहीं है। सुनो, आ यही तो अवस्था लिखा गया है यहाँ पे कि उसके बाद लाल दानव बनेगा, फिर श्वेत वामन, काला वामन, विस्फोट होगा, विस्फोट होने के बाद फिर वो जनरेट होता रहेगा। ठीक है, चलिए, ये पुनः एक बार ये काला लाल वामन बनेगा, पुनः एक बार लाल वामन बनेगा, पुनः एक बार लाल वामन बनेगा। और जैसे ही लाल वामन बनेगा इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट करेगा। और सुपरनोवा विस्फोट के बाद, सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अगली अवस्था बनाएगा वह अगली अवस्था न्यूट्रॉन तारा का होगा। ये अगली अवस्था न्यूट्रॉन तारा का होगा, अगली अवस्था न्यूट्रॉन तारा का होगा, जिसे पल्सर कहा जाता है। इसी को पल्सर कहा जाता है, इसी को पल्सर कहा जाता है। और इसकी भी अंतिम अवस्था ब्लैक होल है, इसकी भी अंतिम अवस्था ब्लैक होल है। इसकी भी अंतिम अवस्था कौन सी है? ब्लैक होल की अवस्था है। न्यूट्रॉन तारे को ही पल्सर कहा जाता है। पिछले बार बीपीएससी सिविल में क्वेश्चन पूछ लिया था, न्यूट्रॉन तारे को ही पल्सर कहा जाता है। बना लीजिए, फटाफट बनाइए, फटाफट बना लीजिए। जी हाँ, सब ब्लैक होल होते हैं रे मेरे भाई, सब, दोनों को ब्लैक होल ही होना है, सबको मिट्टी में ही जाना है। ठीक है, चाहे जैसे जाओ। हाँ, चंद्रशेखर लिमिट क्या है? तो चंद्रशेखर महोदय ने सूर्य के द्रव्यमान को चंद्रशेखर लिमिट घोषित किया। कहा कि इससे ऊपर तो अप है, नीचे वाले डाउन है, और जो हमारा सन का मास है वही है। तो इसलिए उसे मास से लिखा है उन्होंने कि किसका मास? MS, सन मास, सन मास को लिखा है। ठीक है, वन चंद्रशेखर लिमिट बराबर 1.4 MS, ऐसा लिखा उन्होंने। ब्लैक होल के पहले सुपरनोवा विस्फोट, जी हाँ, सुपरनोवा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा मेरे भाई। तो एक एक टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, और अब भी आपका क्वेश्चन छूटे तो बात ठीक नहीं है। आगे बढ़ाएं, एक बार और कर दें।
सुनो, तारों का निर्माण कहाँ होता है कि जैसे हाइड्रोजन हीलियम में बदलने शुरू होंगे वहां तारों का निर्माण होगा, और तारों की जो सबसे प्रारंभिक अवस्था होगी, सबसे प्रारंभिक अवस्था होगी उसे प्रोटो स्टार कहा जाएगा। सबसे प्रारंभिक अवस्था को प्रोटो स्टार कहा जाएगा। जबकि जहां ये बनते हैं ना उसे स्टेलर नर्सरी कहा जाता है, स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। यहाँ के बाद या तो छोटा तारा बनेगा नहीं तो बड़ा तारा बनेगा। छोटा तारा भी बनेगा तो आगे लाल वामन बनाएगा। लाल वामन कब बनती है? तो जब हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया धीमा हो जाए तो लाल वामन बनेगा। इसमें भी विस्फोट होगा, इसमें भी विस्फोट होगा, और इस विस्फोट के बाद श्वेत वामन बनते हैं। इस विस्फोट के बाद श्वेत वामन बनते हैं, और श्वेत वामन के बाद ये काला वामन, इसके बाद काला वामन बनते हैं, काला वामन, और पुनः एक बार ब्लैक होल, ब्लैक होल ये भी बनाता है, पुनः एक बार ब्लैक होल ये भी बनता है। जबकि यहाँ बड़ा भी होगा तो लाल बनेगा, लाल के बाद फिर इसमें भी सुपरनोवा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन या पल्सर तारा कहलाएगा, जो ब्लैक होल कहा जाता है, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। और दिक्कत है? वामन, वामन ही लिखिए उसको, ठीक है, श्वेत वामन, व्हाइट वामन, लाल दानव ऐसे करके। हाँ बोलिए क्या? कौन जी? हम लोग को जो तारा दिखता है वो कौन तारा दिखता है? ये सब अभी तारे अभी अपने जीवन चक्र में जो है वही दिखते हैं हम लोगों को, ठीक है। जो अपने जीवन चक्र में नहीं है वो आपको नहीं दिखेंगे। और तारों भी जो है असंख्य तारे हैं। एक ब्रह्मांड के अंतर्गत, एक आकाश गंगा के अंतर्गत असंख्य तारे हैं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब ऐसे भी मत कोई क्वेश्चन पूछना कि मेरे डांट के शिकार बन जाओ। कारण क्या है कि आप क्वेश्चन जब लगते हो गांव की तरह खुद से जेनरेट कर दें तो वो गुस्सा में दिला देगा, ठीक है। हमने तो आपको ये सारी चीज बता दिया, उस समय तो आप बात कर रहे थे, ऐसे थोड़े चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। मैंने इसको 10 बार ब्रीफ किया है भाई कि तारे जन्मते कैसे हैं। अभी तो हमने बात किया कि नेबुला बनेगा, और नेबुला में तारे जो है, नेबुला में जो है, नेबुला में हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू करेगा। अच्छा, चमकता क्यों है? तो चमकने का मतलब क्या है कि उससे निकलने वाली जो एनर्जी है, ये एनर्जी उसको चमकाती है, ऊर्जा चमकाती है। और जो तापमान है ना, ये तापमान तारों के आयु को बताता है। ये तापमान तारों के आयु को बताता है कि तारे की उम्र कैसी है। वो रंग अलग अलग दिखते हैं, वहां मैं आपके क्लास को लेकर नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है। निकल जाओ आराम से, नहीं तो ये सब तापमान, उसका रंग, के तारों की 3 अवस्थाएं होती है, तीनों अवस्था में रंग उसके बहुत डिफरेंस डिफरेंस रंग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा लो। नक्षत्र पर बात करो। ऐसे पढ़ोगे तो कई दिन तो इसी को पढ़ते रह जाएगा रे भाई। नक्षत्र पर बात करो, नक्षत्र पर कॉन्सिलेशन, नक्षत्र क्या है? कॉन्सिलेशन। नक्षत्र कहते हैं किसको है? उसमें केवल विस्फोट होगा, पढ़ाया गया है। और नक्षत्र किसको कहते हैं? हाँ, एक निश्चित आकृति में बंधे हुए तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। एकदम छोटी सी बात है, एक निश्चित आकृति में बने हुए तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। एक निश्चित आकृति में बंधे हुए तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। एक निश्चित आकृति में बंधे हुए तारों के समूह को, तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। एक निश्चित आकृति में बंधे हुए तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्रों की संख्या है कितनी? 27 है। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। नक्षत्र कितने हैं? कॉन्सिलेशन कितने हैं? 27 है। नक्षत्रों की संख्या 27 है, 27 नक्षत्र है। नक्षत्रों की संख्या 27 है मेरे भाई, 27। या फिर ऐसे लिख लेना 27 + 1। ये एक जो है ये अभिजीत है। एक नक्षत्र कौन है? अभिजीत है, जो भारतीय मनीषियों ने इसकी परिकल्पना किया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इसकी मान्यता नहीं देता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ
IAU इसकी मान्यता नहीं देता है, मान्यता नहीं देता है, नहीं देता है। 6 क्लास में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में नक्षत्र को कि अर्सा मेजर मेजर अर्सा मेजर अर्सा मेजर बिग बियर बिग बियर अर्सा मेजर बिग बियर, ये कुछ नक्षत्र हैं, ये कुछ नक्षत्र है। अर्सा मेजर बिग बियर ये कुछ नक्षत्र हैं, अर्सा मेजर बिग बियर ये कुछ नक्षत्र हैं भाई, नक्षत्र है। जी हाँ, नक्षत्र के अंदर में तारे मंडल बनते हैं, नक्षत्र के अंदर में तारे मंडल, ये कंप्लीट एक अगर अर्सा मेजर है तो देखोगे अर्सा मेजर का ही एक भाग है सप्तऋषि, अर्सा मेजर का एक भाग है सप्तऋषि। अब पूरा अर्सा मेजर, पूरा अर्सा मेजर ये एक नक्षत्र है, जबकि सप्तऋषि तारों का एक समूह है, उसे तारा मंडल कहा जाता है। सप्तऋषि को तारा मंडल कहा जाता है। सप्तऋषि देखे हैं ना कभी? 7 तारों का समूह। अभिजीत को भारतीय मनीषियों ने माना है कि सर अभिजीत भी जो है ये भी चलेगा। जी हाँ, एक लाइन में नहीं, एक सुंदर आकृति में होता है, एक लाइन में नहीं होता है, एक सुंदर आकृति में होता है। ठीक है, हाँ वहां से चल सकते हो। चलो आगे बढ़ाओ। वन अभिजीत है, वन कौन है? अभिजीत है। भारत के मनीषियों ने नक्षत्र को 28 माना है। नक्षत्र कितने माने हैं? 28 माने हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ नक्षत्र को कितना मानता है? 27 मानता है। अगर आपसे भी पूछा जाए परीक्षा में कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है तो 27 है, नॉट 28 है, 28 नहीं है। अगर पूछा जाए कि भारतीय मनीषियों ने किस एक नक्षत्र की परिकल्पना किया है तब अभिजीत का परिकल्पना किया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? दिक्कत है अभी भी? एकदम मस्त हो गए ना? हाँ चलिए और बताओ। अभिजीत की बातें की है, थोड़ा सा आज खत्म कर देना था लेकिन आप लोग अच्छे से नहीं काम किए, अच्छे से काम आपने नहीं किया, कैसे खत्म होगा रे भाई। चलो इसी के साथ थोड़ा सा ग्रह लिख लेना, इसी के साथ थोड़ा सा प्लानेट लिख लेना, इसी के साथ प्लानेट लिख लेना। इसी के साथ प्लानेट लिख लेना। थोड़ा सा वहां ग्लोब होगा, लेके आइए, ऑफिस में ग्लोब होगा। क्या हो गया? हाँ चलो, प्रकाश वर्ष क्या होता है लिखो फटाफट। प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में, यहां एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। पारसेक क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। पारकेस क्या है? पारसेक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसको भी लिख लो, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। पारसेक जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है मेरे भाई। कितना होता है ये मात्रक होता है? कितना होता है? हाँ 3.3 प्रकाश वर्ष, 3.3 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष होता है। जी नहीं, 3.3। ब्रह्मांड वर्ष भी किसी ने पूछा है कि सर ब्रह्मांड वर्ष भी बता दीजिए, फटाफट लिखो ब्रह्मांड वर्ष को भी एक लाइन में, ब्रह्मांड वर्ष भी लिखे। ये सब 1-1 मिनट का काम है। ब्रह्मांड वर्ष क्या है? सूर्य द्वारा, आप मत मत बोलिए, मत बोलिए। ब्रह्मांड वर्ष क्या है? कि सूर्य द्वारा, हाँ जी हाँ जी हाँ, प्रेम से लिखिए, शिद्दत से लिखो, जबरदस्त लिखो, ठीक है। 3.3 प्रकाश वर्ष होता है। जी हाँ, सुनिए लिखिए, ब्रह्मांड वर्ष सूर्य द्वारा मंदाकिनी के
सूर्य द्वारा मंदाकिनी के एक परिक्रमा में, सूर्य द्वारा मंदाकिनी के एक परिक्रमा में लगने वाला समय, सूर्य द्वारा मंदाकिनी के एक परिक्रमा में लगने वाला समय, लगने वाला समय, ठीक है। कितना होता है ये? 25 करोड़ वर्ष होता है। एक ब्रह्मांड वर्ष कितने समय का? 25 करोड़ वर्ष का होता है। 25 करोड़ वर्ष का होता है। एक ब्रह्मांड वर्ष कितने समय का? 25 करोड़ वर्ष का होता है। ये एक ब्रह्मांड वर्ष 25 करोड़ वर्ष का होता है। सुनो, जितना हमने आपसे बात किया है उस पर चंद सेकेंड और बात करेंगे। यहां देखिए, इसी को हम मान लेते हैं मेरे भाई कि ये क्या है। सुनो, एकदम जॉर्ज लेमात्रे के समय से आपको अभी तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। जॉर्ज लेमात्रे ने परिकल्पना किया था कि आज से 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व से पहले ये ब्रह्मांड एक मटर के दाने के समान था। कैसा था? मटर के दाने के समान था। यही वो दाना है, यही वो दाना है जिस पर गुरुत्वाक इसका एक केंद्र है, सिंगुलरिटी, और इस सिंगुलरिटी पर तापमान, द्रव्यमान बढ़ता गया, जिससे इसके घनत्व और दाब में वृद्धि हुई। फिर इसने एक क्रांतिक सीमा को प्राप्त किया, और क्रांतिक सीमा को जैसे ही प्राप्त किया, इसमें एक विनाशक विस्फोट होगा। और इस विस्फोट के बाद, कोई भी विस्फोट होता है उसमें ऊर्जा होता है। ये तो पता है, पटाखा बजाते हैं उसमें है, तो सर ये इतना बड़ा विस्फोट हुआ था। वो अपने ताकत भर खींचता ही खींचता है। देखता है, आसमानी पटाखा को लगा दिया, उड़ा देता है। उड़ता है कि नहीं उड़ता है? सब चीजें इसी पर कार्य करती है। इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद अब ये घूमने लगा, अब ये घूमने लगा ना। और डस्टिंग अवस्था में था, ये गैसीय अवस्था में था। किस रूप में था? गैसीय अवस्था में था ये। फिर ये गैस अलग अलग सेंटर पर आपस में कोलिजन्स होने लगे, एकत्रित होने लगे, तो आकाश गंगाओं का निर्माण होना शुरू हुआ। आकाश गंगाओं का निर्माण होना शुरू हुआ। और इसी के क्रम में हमारी आकाश गंगा बन गई मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा बन गई मंदाकिनी। अब आकाश में भी ग्रहाणु का निर्माण होने लगा, नाभिक बनने लगे, जिसे नेबुला कहा जाता है, क्योंकि वहां गैसीय बादल इकट्ठा होने लगे एक सेंटर पर। उसी को जो है हम लोग जो है जहां वो इकट्ठा होने लगे थे, उसी को नेबुला कहा गया। अब इस नेबुला में मेरे भाई, इस नेबुला की स्थिति या स्टेटस क्या थी कि इस नेबुला में पुनः एक बार हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना शुरू हुआ। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना शुरू हुआ। और जैसे ही हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन शुरू हो जाएगा ना, वहां तारों का निर्माण शुरू हो जाएगा। वहां पर ओरिजिन ऑफ स्टार हो जाएगा, तारों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अब बताओ, तारों में भी गति है कि नहीं है? तारों में भी बहुत हाई वेलोसिटी होता है। पता है आपको? 250 किलोमीटर अप्रॉक्स प्रति सेकेंड। सुन रहे हैं कि मेरे में डूबे हुए हैं? आपसे चश्मा वाले सुन नहीं रहे हैं? सुन रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एकदम ब्रह्मांड में घूमना है। सुनो, अब ये तारों की जो इतनी हेवी, इसमें इतना ज्यादा गति है कि कोई भी चीज में जब गति होता है तो उसमें दो बल काम करता है। कौन कौन सा बल? अभिकेंद्रित और अपकेंद्रित, अपकेंद्रित और अभिकेंद्रित। जी हाँ, एक अपकेंद्रीय बल काम करता है और दूसरा अभिकेंद्रीय बल काम करता है। दोनों बल काम करता है ना। सुनो, रुको। अब जैसे ही ये तारा ऐसे घूम रहा था सूर्य, तो इसमें अपकेंद्रीय बल काम कर रहा होगा। कौन सा? अपकेंद्रीय बल यानी इसको बाहर की ओर खींच के ले जाएगा। अपकेंद्रीय बल क्या करेगा? बाहर की ओर। छड़ी ओड़ी में ऐसे चूड़ी ओड़ी, रिंग ओंग, चाबी रिंग ऐसे नचाते रहता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि वो बाहर निकल के दूर चला जाता है। मतलब क्या है कि उसमें अपकेंद्रीय बल बहुत, अपलिफ्टिंग फोर्स बहुत हेवी हुआ और वो बाहर चला गया।
चला गया। यही घटना तो घट रही थी सर, कि जैसे ही ये चला, इसका पहला छल्ला बाहर निकल गया, पहला रिंग बाहर निकला। जैसे पहला रिंग बाहर निकलेगा, सबसे इसके नजदीक में गिरेगा, सबसे नजदीक में गिरेगा। और जो पहला रिंग बना, पहला छल्ला गिरा, वही तो बुध है, आपका मरकरी है। नजदीक में जब गिरा है, नजदीक में गिरा है, जैसे नजदीक में गिरा होगा, तो ये बाप है, पिताजी है, जनक है। अब वो भी घूम रहा है, सूर्य के साथ साथ बुध भी घूमने लगा। घूमेगा कि नहीं? अरे कोई भी चीज जब बाहर निकालते हो तो उसमें गति होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बुद्धि भी घूमने लगा, तो उससे भी तो बाहर निकले होंगे ना। लेकिन उससे जो भी टुकड़ा बाहर निकला, वो अपने में समाहित कर लिया, अपने में समाहित निकला, अपने में समाहित कर लिया। कोई दिक्कत? वो अपने में समाहित कर लिया मेरे भाई। जो भी टुकड़ा बाहर निकला, उसको अपने में ये समाहित कर लिया। इसलिए बुद्धि के पास देखोगे तो न तो वायुमंडल है और नहीं उपग्रह है। वायुमंडल भी नहीं है और उपग्रह भी नहीं है। बुद्धि के पास ना तो वायुमंडल है और ना उपग्रह है। ना तो कोई वायुमंडल है और नहीं बुद्धि के पास कोई उपग्रह है। दोनों चीज याद रखना है कि इसके पास कोई वायुमंडल भी नहीं है और इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है। दूसरा छल्ला निकला जो शुक्र के रूप में निकलेगा, फिर ये रन करता रहा, अभी भी तो घूम ही रहा है ना। दूसरा टुकड़ा निकला पृथ्वी के रूप में, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, ऐसे करके सब बाहर है। चलो आगे बोर्ड पर लिखो। तो ग्रह कहते किसको हैं? ग्रह है क्या? ग्रह कहते किसको हैं? ये प्लानेट है क्या? ग्रह कहते किसको हैं? प्लानेट कहते किसको हैं? तो प्लानेट में तीन चीजें एक्टिव होगी। प्लानेट कहते किसको है? प्लानेट है क्या? ये प्लानेट क्या है भाई? अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करे। अपनी निश्चित कक्षा में, अपनी निश्चित कक्षा में ग्रहों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि अपनी निश्चित कक्षा में, अपनी निश्चित कक्षा में, अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करे, सूर्य की परिक्रमा करे, सूर्य की परिक्रमा करे। अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करे। पहला शर्त तो ये हो गया कि एक निश्चित कक्षा होगा और उसी में सूर्य की परिक्रमा करेगा। दिक्कत है? हाँ, दूसरी बात है अक्ष पर घूमना। अपने अक्ष पर भी घूमेगा, अपने एक्सिस पर। अक्ष समझते हो ना? सुनो, हम इसको लेकर के और घुमा रहे हैं। तो ये एक केंद्र के सहारे घूम रहा है ना, यही इसका एक्सिस है जिस पर ये रोटेट हो रहा है, ये इसका एक्सिस है। और परिक्रमा करे तो इसका ये पथ होता है, परिक्रमण का ये पथ होता है। ऐसे इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो ये अपने अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमना, अपनी अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। और तीसरा, तीसरा और अंतिम, तीसरा और अंतिम फटाफट ले लेना। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। जी हाँ, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करे, सूर्य के चारों ओर यह परिक्रमण करे, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करे। ये भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ना, कि सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा भी करना चाहिए। तीन शर्तें हैं कि अपनी निश्चित कक्षा में, अपने ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में सूर्य का रिवोल्यूशन पूरा करे। एक इसकी निश्चित कक्षा होगी। दूसरा, अक्ष पर घूमना, यानी अपना परिभ्रमण करना, रोटेशन करना। अक्ष पर घूमना मतलब परिभ्रमण, परिभ्रमण करना। परिभ्रमण यानी किसको बोलते हैं रे भाई? तो परिभ्रमण बोलते हैं रोटेशन को। अपना परिभ्रमण यानी रोटेशन पूरा करना, अपना रोटेशन पूरा करना। अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करना और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, दोनों एक ही बात है। इसी को बोलते हैं रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, इसी को बोलते हैं रिवोल्यूशन। उसमें बस एक ऑर्बिट शब्द जोड़ दिया गया है, वही अलग चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाना। बोर्ड पर लिखे, हटाए नहीं इसको।
बहुत पढ़ा देते हैं एक ही दिन में, लेकिन पढ़ के आइएगा तो ही इसका लाभ भी है, नहीं पढ़ के आएंगे तो कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है मेरे भाई। सुनो, यहाँ सन ये सूर्य, यहाँ सन ये सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक में बुध, जी हाँ मरकरी, सूर्य के सबसे नजदीक में बुध यानी मरकरी, मरकरी। इसके जस्ट बाद शुक्र, जस्ट बाद में शुक्र है, जस्ट बाद में शुक्र है, वेनस है, जस्ट बाद में वेनस है। और इसके बाद अर्थ है। थर्ड नंबर कौन है? अर्थ है। थर्ड नंबर पृथ्वी है, थर्ड नंबर पृथ्वी है। और चौथा स्थान पर मंगल है, चौथे स्थान पर मंगल है, चौथा स्थान इसका मार्स है, चौथे स्थान पर मंगल है, मार्स है। पांचवा बृहस्पति, पांचवा बृहस्पति, पांचवा बृहस्पति, अंग्रेजी में क्या बोलते हो? जुपिटर है, पांचवा जुपिटर है। छठा शनि है, छठा शनि है, जी हाँ ये सैटर्न है, शनि यानी सैटर्न है। सातवां अरुण है, अरुण है, वेनस है, सॉरी यूरेनस है, ये यूरेनस है। और आठवां नेपच्यून है, वरुण है, आठवां वरुण है, नेपच्यून है, ये नेपच्यून होता है, नेपच्यून होता है। आगे सुनो, जैसे बुध को आप पढ़ने आओ तो बुध से या सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का ये समूह है। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का ये समूह दिया गया है, दूरी से क्रम में उनका समूह है। ठीक इन्हीं 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट कहते हैं। इसे इनर प्लैनेट कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, भारी ग्रह भी कहा जाता है, इसी को भारी ग्रह भी कहा जाता है। अंतिम वाले 4 को हाँ आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह कहा जाता है, आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक दोनों के बीच में जो विभाजन है, देखो यहाँ सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड बेल्ट क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, यहीं पर क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है। एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। यहीं पर सबसे बड़ा पेटी किसका होता है? क्षुद्र ग्रहों की पेटी होता है, एस्टेरॉइड बेल्ट होता है, क्षुद्र ग्रहों की पेटी होता है। ठीक है, तो फिर नहीं पूछेगा तो हम क्यों पढ़ाएंगे? अब मेरा पढ़ाया हुआ अगर नहीं आएगा तो हम पढ़ाने के हकदार थोड़े हैं। हाँ ऐसे ही थोड़े मेरे थंबनेल पर लिखाता है जी कि इससे बाहर कुछ नहीं, प्रश्न यहीं से आएगा। बहुत चलता है ना जी, दिखता है सब के बुक वाला जाने दीजिए, हम फेंकू नहीं। हाँ एटम में भी आएगा मार्केट में, एक बार नहीं देखोगे तो पछताओगे। हाँ इसके बाद पछताना पड़ेगा। जो बाबा को आईएससी में धुलेगा, और बाबा है भी सिंह, भी सिंह कोई नया मास्टर है क्या? ये हम पढ़ रहे थे मोतिहारी तो उस समय नहीं थे, 2004-5 में ना, भी सिंह उस समय नहीं थे। मंगल के ऊपर मार्स है। कौन कौन मोतिहारी से है? आप हैं और आप भी हैं, आप भी मोतिहारी से हैं। अरे तुम नमूना, तुम भी मोतिहारी से रे। ये मोतिहारी जैसा नहीं दिखता है ये ना, ना ये हाँ कौन जगह के है? सही बताइए, आप सीतामढ़ी के आदमी लगते हैं। हम अम्बापुर गए ना, हाँ हम कहा दिए भाई, देखो मोतिहारी बेतिया ये सब मेरे जीन में है। मैं वहां के लोगों को एक बार में जो है पहचानता हूँ। अब ऐसा मत करना कि बाकी नहीं है, लेकिन मैं जेनेटिक रूप में अपने जीवन का सारा गोल्डन टाइम हमने वही बिताया है।
मोतिहारी जिला है स्कूल, वहाँ फील्ड। ऐसे ही थोड़े हम लोग अभी अपने जीवन के अलग आदमी रहे तब ना नौकरी पाकरी बहुत एक बार में नहीं हुआ, पढ़ा रहे हैं। तो हटाओ, वो झिलिया उलिया में घुमा है? नहीं घुमा है। चलो हटाओ हटाओ, नहीं पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, वो झील नहीं, वो झिलिया जो अंबिका नगर से उस साइड में है, पश्चिम साइड में है। ये कौन आदमी है जी? वाह, तब तुम लोग नहीं घुमाए, हटाओ छोड़ो। हाँ, कौन बात नहीं, बताएंगे बाद में। चलो पढ़ाई करो। ए सुनो, इसका सूर्य से दूरी के क्रम में, दूरी के क्रम में तो ये ऑर्डर दिया हुआ है। अब इसके वेट के द्रव्यमान के क्रम में, द्रव्यमान के क्रम में इसका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे बड़ा कौन सा है? नंबर 1 बृहस्पति, नंबर 2 शनि, तीसरा नंबर पर अरुण, चौथा नंबर वरुण, चौथा नंबर वरुण, पांचवा नंबर पृथ्वी, छठा नंबर इसका बहन है शुक्र, सातवां नंबर मंगल और आठवां नंबर बुध, आठवां नंबर बुध है। हाँ, देखो बढ़ा लो, कोई बात नहीं है, आठवां बोल दिया है ना। चलिए आगे बढ़िए। कितने दिनों में परिक्रमा करते हैं ये भाई? इनकी परिक्रमण अवधि कितनी है? रुको, सबका लिखते हैं ना। परिक्रमण अवधि, परिक्रमण अवधि, परिक्रमण समझते हैं ना सब लोग कि सूर्य को कितना दिन में परिक्रमा कर रहा है रे भाई? एक चक्कर लगाता है। तो बुध लगाता है 88 दिन, शुक्र लगाता है 225, पृथ्वी का हाँ 365 दिन 6 घंटा, मंगल का 687 दिन, बृहस्पति का 11.9 या लगभग में 12 वर्ष, लगभग में 12 वर्ष, शनि का, सैटर्न का 29, सैटर्न का 29 वर्ष, सैटर्न 29 वर्ष, अरुण 84 वर्ष, अरुण का 84 वर्ष और वरुण का 164 या 165 वर्ष, 164 या 165 वर्ष, 164 या 165 वर्ष है। यहां देखिए, आकार के अनुसार, साइज के अनुसार कर दिए हैं उसको, ये दूरी के अनुसार लिखे हैं और आकाश के अनुसार जो है आकार के अनुसार इसका नंबरिंग कर दिए हैं। ठीक है, आगे एक चीज और लिखेंगे इसी में, उपग्रहों को इसी में लिखेंगे, उपग्रहों को इसी में लिखेंगे, मून को, चंद्रमा को इसी में लिखेंगे, सैटेलाइट को। ये सही क्रम क्या है? ऑनलाइन वाला किसी को दिक्कत नहीं है? एकदम ये सभी पढ़ने में मस्त रहता है, बहुत अच्छी बात है, कोई लनफन मैसेज नहीं करता है। चलो बताओ, यस लिखो, कोई दिक्कत है? फटाफट लिखो। चलिए, वीडियो बीच में रुक जाता है, ये समस्या कब खत्म होगा सुलेखा जी, कब खत्म होगा? हमने तो दो तीन बार आज ही दो बार जो है चेक करवा लिए अपने टेक्निकल टीम के लोगों से। वो लोग दिखाता है आपके सामने, हमने ऐसे मोबाइल पर चला के भी दिखाया कि देखो चल रहा है, लेकिन रुकता क्यों है? हाँ, कभी कभी बफरिंग करता है। सुनो रुको, अब इसके उपग्रह देखना, बुध के कितने उपग्रह? 0, शुक्र का कितना? 0, बृहस्पति का, पृथ्वी का 1, मंगल का 2, बृहस्पति का 92, शनि का 145 27, वरुण का 14, वरुण का 14, वरुण का 14। कल यहां से कंटिन्यू करेंगे। परिक्रमण इसका 29, इसका 84, इसका 164 या 165 वर्ष, 164 या 165 वर्ष। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। कल पुनः एकदम समय से पहले पहुंचिए कि जोर शोर से पढ़ा दिया।